नमस्कार, जय हिंद। इतिहास विमर्श में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, इस वर्ष हम अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष यानी अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं। स्वाधीनता की जो लड़ाई हमारे स्वतंत्र वीरों ने लड़ी थी, उसका एहसास हम कैसे करें, ये अवसर आज हमें मिला है, यानी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव। ये अभियान अमृत महोत्सव का इसलिए खास हो जाता है कि पहली बार प्रत्येक भारतीय को ये गौरव अनुभव करने का मौका मिला है कि वे अपने घरों पर इस प्यारे तिरंगे को फहराएं। जैसा कि 20 जुलाई 2022 को संविधान में संशोधन के बाद हमें ये अवसर मिला है कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, इस अभियान को चलाया जाए और उन वीर शहीदों की, उन सेनानियों की, उन स्वतंत्र वीरों की, उन गाथाओं को हम स्मरण कर सकें, उस गौरव को हम अनुभव कर सकें जिनके कारण हमारे देश को आज़ादी मिली। आज इस तिरंगे की कुछ वीर गाथा, जो इसके विकास की यात्रा है, जो इसकी विकास की गाथा है, उस पर छोटी सी चर्चा मैं इसमें करूंगा। इस पूरे वीडियो को आप जरूर देखें। मैंने कई तिरंगा यात्राएं देखी हैं शहर में, मैं भी कईयों का हिस्सा रहा हूं। कई घरों पे मैं तिरंगे को लहराते हुए देख रहा हूं। कुछ उसमें मुझे कमियां मिली। मैं झंडा संहिता के संदर्भ में कुछ चर्चा भी इसमें करूंगा और 2-3 मिनट में आपसे इस चर्चा को करूंगा। तो एक नज़र आप डालते चलें और झंडे की, तिरंगे की जो विकास यात्रा है, जो वीर गाथा है झंडे की, किस तरह के से इसका निर्माण हुआ, कैसे विकसित हुआ, उस पर हम चर्चा करते हैं। हम ये जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की सांस्कृतिक, उसकी परंपरा, संस्कृति, परंपरा और जो आत्मगौरव है, वो उनका झंडा रहता है। प्राचीन काल में भी जितने भी हम देखते हैं राजे रजवाड़े हुए, विभिन्न प्रकार के युद्ध लड़े गए, वे किसी न किसी ध्वज के तले लड़े गए, अर्थात ध्वज का बड़ा महत्व है। और इसीलिए जब 1857 की क्रांति में हमारे वीर सेनानियों ने अपना सहयोग दिया, योगदान दिया, तब ऐसा महसूस किया गया कि हमारे पास भी एक झंडा होना चाहिए जिसके झंडे तले हम अपने इस आंदोलन को आगे बढ़ा सकें। ऐसा सेनानियों ने महसूस किया और तब सबसे पहले जो झंडे का प्रादुर्भाव हुआ, आज हम उस पर चर्चा करें। आप इसे देखें। ध्वज की जो विकास गाथा है, उसमें सबसे पहले 1905 का समय महत्वपूर्ण है। 1905 में पूरे बंगाल में एक क्रांति का माहौल था। भारत में गहन राष्ट्रवादी विचारों का प्रभाव तीव्र हुआ था और ऐसे में सिस्टर भगनी निवेदिता जो हैं, उन्होंने इसकी पूरी कमांड संभाली। इनकी देखरेख में, इनके स्कूल में छात्राओं ने राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया। यह ध्वज कैसा था? इस ध्वज में एक वज्र था और साथ ही साथ उसके केंद्र में श्वेत कमल चित्रित किया गया था। इस प्रकार का इस ध्वज का स्वरूप 1905 में भगनी निवेदिता ने अपने स्कूल में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में फहराया। हम देखते हैं भारत के जो पुराणों में कहानी मिलती है कि किस प्रकार असुरों से लड़ाई के लिए इंद्र ने वज्र का सहयोग लेकर उन पर विजय हासिल की। संभवतः यह सोच हमारी उन्हीं भारतीय परंपराओं से भगिनी निवेदिता को आई होगी और उन्होंने इस ध्वज को सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज के रूप में इस्तेमाल किया। इसके बाद 1906 में इस ध्वज में जो विकास यात्रा इसकी चल रही है, तो 1906 में भी कुछ इसमें परिवर्तन हुए और उसमें इस ध्वज के बीच में 3 पट्टियां थीं, लाल, पीले और हरे रंग की। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं केसरिया, सफ़ेद और हरा, इसी प्रकार 3 पट्टियां थीं और उसके बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इस ध्वज को सचिंद्र प्रसाद बोस
और सुकुमार मित्रा द्वारा बंगाल विभाजन के विरुद्ध लोकप्रिय एवं सामूहिक प्रतिरोध के एक ठोस प्रतीक के रूप में डिजाइन किया गया। 1907 में मैडम भीकाजी कामा और उनके सहयोगी निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह ने दूसरी सोशलिस्ट कांग्रेस में हिस्सा लेने के लिए और उस अधिवेशन स्थल पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि गणों के मध्य एक भारतीय ध्वज फहराया था और इस विदेशी भूमि में फहराए जाने वाला यह पहला ध्वज था। इस ध्वज को स्वतंत्रता का ध्वज नाम दिया गया। इस ध्वज के बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ऊपर के तरफ कमल के फूल बने हुए थे और जबकि नीचे की ओर चंद्रमा और सूर्य का अंकन किया गया था। तो इस प्रकार से ध्वज की विकास गाथा में ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। जो हमारे क्रांतिवीर थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने ध्वज की, जब तिरंगे का निर्माण नहीं हुआ था उस समय धीरे धीरे किस प्रकार हम तिरंगे तक इस यात्रा को लेके आए हमारे वीर सेनानी, ये आज हम इस चर्चा में ये आपको बताने वाले हैं। अगला देखें, विदेशी भूमि में ध्वज फहराने के बाद 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में स्वराज की आकांक्षा से होम रूल आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसके महत्वपूर्ण भाग के रूप में एक नया झंडा अपनाया गया। इसमें 5 क्षितिज लाल और 4 हरी क्षैतिज धारियां थीं और इनमें सप्तऋषि विन्यास के जो 7 तारे थे वे तारों का अंकन किया गया था। जैसे हम देखते हैं सप्तऋषि के बारे में भी कथा हमारी दादी नानी सुनाया करती थी और हम आसमान में देखें तो वो सप्तऋषि हमें दिखाई देते हैं। उन्हीं सप्तऋषियों के प्रतिनिधि के रूप में जो 7 तारे हैं उनको इस ध्वज पर अंकित किया गया था। साथ में चांद और सितारा भी इसमें दिया था। 1921 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका यंग इंडिया में एक भारतीय ध्वज की आवश्यकता के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा, जिसके केंद्र में चरखे के साथ एक ध्वज का प्रस्ताव था। इस ध्वज में जो चरखे की बात है, चरखे के अंकन का विचार आया, वो लाला हंसराज द्वारा रखा गया था और गांधी जी ने पिंगली वेंकैया को लाल और हरे रंग की पृष्ठभूमि पर चरखे के साथ एक ध्वज डिजाइन करने के लिए नियुक्त किया गया था। मैं आपको ये जानकारी दूं कि जो हम वर्तमान में इस तिरंगे को देखते हैं, इस तिरंगे का जो वास्तविक स्वरूप है वो पिंगली वेंकैया जी द्वारा ही तैयार किया गया है। गांधी जी ने सबसे पहले उनको ये अवसर दिया और ये विस्तार होते होते ये तिरंगे के रूप में सामने आया, जो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब इसको फहराया गया। इस प्रकार 1921 में कांग्रेस के अधिवेशन में इसे प्रस्तुत किया गया, लेकिन समय पे तैयार नहीं होने के कारण इस ध्वज में इसका उपयोग उस अधिवेशन में नहीं हो पाया। लेकिन इस बीच एक जो अच्छी बात ये हुई कि चूंकि समय पे ये तैयार नहीं हुआ था, कम समय था, तब तक वेंकैया जी ने इसमें जो लाल और हरी पट्टी के साथ बीच में सफ़ेद पट्टी भी दी। ये उनकी परिकल्पना थी कि इसको अगर इस तरह से किया जाए तो ये और अच्छा, सुंदर और बड़ा महत्वपूर्ण दिखेगा, क्योंकि इसके भी पीछे एक कहानी है, अभी अपन चर्चा करेंगे। 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रसार के दौरान जो अंग्रेज विरोधी विचार थे उनको एक धार मिली और इसके साथ ही जो ध्वज हमारे पास था उसे कराची अधिवेशन में पिंगली वेंकैया जी द्वारा जो तैयार किया गया था उसे लगाया गया। इसमें 3 पट्टियां थीं और चरखा था और इसमें अगर हम इन पट्टियों के कलर की बात करें तो ये भी हमारी भारतीय परंपराओं के ही प्रतिनिधित्व के रूप में प्रतिनिधित्व करता है। जैसे जो केसरिया है तो एक गीत भी है झंडे का, तिरंगे का गीत है कि केसरिया बल देने वाला, सफ़ेद है सच्चाई और हरा रंग है हरी हमारी खेतों की अंगड़ाई, और चक्र कहता है प्रतिपल आगे कदम बढ़ेगा, आगे कदम बढ़ा है झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तो यह कुछ जो विचार थे, इन्हीं विचारों के आधार पर इस झंडे का निर्माण किया गया था और ऐसे इसमें
सबसे पहले इसको लगाया गया। जो अभी हम चक्र देख रहे हैं ये अशोक चक्र है, और जो भगवान बुद्ध का धर्म चक्र प्रवर्तन है वहाँ से भी इसको लिया गया है। और चरखे का जो बीच का चक्र है वह भी प्रतीकात्मक इसमें है, क्योंकि सबसे पहले जो हमारा तिरंगा झंडा था उसमें इन केसरिया, सफ़ेद और हरी जो पट्टियां हैं इसके बीच में सफ़ेद पट्टी पर चरखे का निर्माण था। तो इस प्रकार से इसमें बाद में ये भी हुआ। तो इस तरह से विकास यात्रा आगे बढ़ती गई, और बाद में हम देखते हैं जो 1947 में हमारा झंडा फहराया गया देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, तो उसमें इसी तिरंगे को उपयोग में लाया गया। एक छोटी सी मैं इसमें चर्चा और करना चाहूँगा। जैसा कि हम देखते हैं वर्तमान में भी हम सभी झंडा वंदन कर रहे हैं। इस झंडे को बनाया गया तब इसकी एक आचार संहिता तैयार की गई, एक कानून तैयार किया गया, क्योंकि ये झंडा हमारी आन बान शान है, पूरे देश का मान है। तो मैं देख रहा हूँ आज भी आप भी देखते होंगे कि हम प्रत्येक लोग अपने अपने घरों पर झंडा वंदन कर रहे हैं। जैसा कि हमें शासन से भी निर्देश मिला है कि हम 13 से 15 अगस्त के बीच में अपने अपने घरों पर इस ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर गौरव अनुभव कर सकते हैं, स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव को मना सकते हैं। लेकिन हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। भले ही हमें 20 जुलाई को 2022 को ये स्वतंत्रता मिली है कि हम इस राष्ट्रीय ध्वज को अवसर अवसर पर, समय समय पर अपने घरों पर फहरा सकते हैं, अपने साथ लेके विभिन्न स्थानों पर जा सकते हैं जहां हम अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए चेयर्स कर रहे हैं किसी को, तो हम इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ये ध्वज जब आप अपने घर में लगाएं तो किसी भी प्रकार का अन्य ध्वज आपके यहाँ लगा हो, चाहे वो धार्मिक ध्वज हो या कोई और अन्य किसी पार्टी का ध्वज हो, उससे ये ऊंचा रहना चाहिए। ये इसकी पहली शर्त है। हमारे जो राष्ट्रीय तिरंगा है, जो तिरंगा ध्वज है हमारा, ये किसी भी अन्य ध्वज से सबसे ऊपर होना चाहिए, क्योंकि प्रथम राष्ट्र है, इंडिया फर्स्ट, सबसे पहले हमारा राष्ट्र है। और राष्ट्र का जो प्रतीक है वो हमारे सभी के लिए सबसे ज़्यादा सम्माननीय है, गौरव की बात है। तो ये सबसे ऊपर होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कटा पिटा जो ध्वज है तिरंगा, उसे नहीं फहराना चाहिए। मैंने अभी कई जगह देखा, मैंने रुक के टोक के उन लोगों को बोला और उस ध्वज को उतरवाया, क्योंकि उन्होंने ध्वज तो लगा लिया है, हवा तेज चल रही है और वो फंस के कहीं से चटक गया है, फट गया है, तो भी वो फहरा रहा है। ये एक अपमान सूचक है। इन चीज़ों से हम बचें, क्योंकि जाने अनजाने इस तरह की गलतियां हमसे ना हों। तो यदि हमारे पास जो ध्वज है वो कट पिट गया है तो हम उसे प्लीज़ उतार लें और संभाल के रख दें। उसको हमें फहराना नहीं है, ना तो गंदा ध्वज फहराना है, ना कटा पिटा ध्वज फहराना है, और ना झुका हुआ ध्वज फहराना है। कई जगह हम देखते हैं कि वो उसके जो लगाया हुआ डंडी है उसके ऊपर से ध्वज नीचे सरका है। ऐसा नहीं करना है। ध्वज हमेशा पूरा फहराया हुआ होना चाहिए। ऊपर की तरफ केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे की ओर हरा इसमें रंग होना चाहिए। कई जगह कई बार उल्टा हो जाता है। ये एक राष्ट्रीय अपराध है और इसमें कानून के तहत सजा भी है। तो हम जाने अनजाने कभी इस प्रकार की किसी चीज़ में न फंस जाएं। जैसे हम गाड़ियों पे भी लगा लेते हैं, गाड़ियों में लेके चलते हैं। और एक चीज़ और, हम जब ध्वज यात्रा निकाल रहे हैं, तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, कई बार हम देखते हैं उत्साह में लोग लेफ्ट हैंड में ध्वज पकड़ लेते हैं। लेफ्ट में नहीं पकड़ना है, ध्वज को हमें राइट हैंड में पकड़ना है और ऊंचा रखना है, सीधा रखना है, उसे झुकाना नहीं है, नीचे न गिर जाए इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि उसका मान सम्मान हमें विशेष रूप से करना है। तो ये कुछ बातें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। झंडा संहिता का ध्यान रखना है। इस वर्ष हम अपने जो स्वतंत्रता के 75 गौरवशाली वर्ष मना रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, उस सब को हम मनाएं। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सभी देशवासियों को, इतिहास विमर्श के सभी जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, जो युवा साथी हैं, उन सभी को अपनी ओर से जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा स्वतंत्रता दिवस, 15 अगस्त 1947 को हमारा राष्ट्र आज़ाद हुआ था, तो उसके याद में जो मनाया जा रहा अमृत महोत्सव है, इसकी बहुत बहुत बधाई। आपने ये पूरा वीडियो देखा। इससे संबंधित यदि और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।